नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। कार्यक्रम गांव किसान में आप सभी का स्वागत है, जिसमें हम आपके लिए कृषि और पशुपालन से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारियां लेकर आते हैं। और ये जानकारियां आपको 3 सेगमेंट के माध्यम से दी जाती है: खेती किसानी, हमारा पशुधन और कामयाब किसान की दास्तान। तो आइए शुरू करते हैं आज का ये कार्यक्रम। आइए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं पहले सेगमेंट खेती किसानी से। जहां कोविड काल के इस मुश्किल भरे दौर ने कई क्षेत्रों के कामकाज को प्रभावित किया है, वहीं अनाज का भंडारण व वितरण का काम बदस्तूर जारी रहा है और इसका श्रेय जाता है केंद्रीय भंडारण निगम को। आइए नजर डालते हैं केंद्रीय भंडारण निगम के उल्लेखनीय कार्यों पर। केंद्रीय भंडारण निगम भारत की प्रमुख भंडारण एजेंसी व भारत में सार्वजनिक वेयरहाउस चलाने वाली सबसे बड़ी संस्था है। केंद्रीय भंडारण निगम 100,40,000 टन भंडारण क्षमता वाले 421 वेयरहाउसों का संचालन कर रहा है। केंद्रीय भंडारण निगम समाशोधन और अग्रेषण, हैंडलिंग और ढुलाई, विसंक्रमण, प्रधुमन आदि के क्षेत्र में भी सेवाएं प्रदान करता है, जिनमें कृषि उत्पादों से लेकर परिष्कृत औद्योगिक उत्पादों के लिए भंडारण सेवाएं उपलब्ध कराई जाती है। निगम 1957 से अपनी सेवाएं दे रहा है। केंद्रीय भंडारण निगम की वेयर हाउसिंग गतिविधियों में खाद्यान्न वेयर हाउस, औद्योगिक वेयर हाउस, कस्टम ब्रांडेड वेयर हाउस, कंटेनर फ्रेट स्टेशन, अंतर्देशीय क्लियरेंस डिपो और एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स शामिल है। केंद्रीय भंडारण निगम परामर्शदात्री सेवाएं व विभिन्न एजेंसियों को वेयर हाउसिंग अवसंरचना के लिए प्रशिक्षण भी देता है। कोविड काल के दौरान केंद्रीय भंडारण निगम की कार्य प्रणाली बहुत ही प्रशंसनीय रही है। इस दौरान भी अनाज का भंडारण और वितरण जैसे काम अनवरत रूप से चलते रहे। आंकड़े उपलब्धियों को खुद ही बयां कर रहे हैं। कोविड काल के दौरान करीब 150 लाख मीट्रिक टन अनाज का वितरण किया गया। वहीं इस साल गेहूं की कुल प्राप्ति 40 मिलियन टन रही है। ज्यादा से ज्यादा अनाज का भंडारण सुगमता से हो सके, इसके लिए 3000 सेंटर की जगह 6000 सेंटर तय किए गए थे। साथ ही इस साल 50 मिलियन टन चावल के भंडारण का लक्ष्य है। और क्या है इसकी आगे की रणनीति, आइए जानते हैं। कोविड के समय हमारा गेहूं का जो प्रोक्योरमेंट हुआ है, ऑलमोस्ट लगभग 40 मिलियन टन का प्रोक्योरमेंट हुआ। पिछले साल 35 मिलियन टन का हुआ था, इस साल 40 मिलियन टन का हुआ। इस संदर्भ में हमारे प्रोक्योरमेंट सेंटर्स जो पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश गेहूं के प्रोक्योरमेंट समय को डबल करवा दिया था। पिछले साल जो पंजाब में 3000 सेंटर थे प्रोक्योरमेंट सेंटर, इस बार 6000 हो गए थे। विशेष रूप से इस बार पैडी प्रोक्योरमेंट के लिए हमने प्रोक्योरमेंट सेंटर्स देश में 25% बढ़ा दिए और पिछले साल 42 मिलियन टन्स प्रोक्योरमेंट हुआ था। इस साल लगभग 50 मिलियन टन चावल का प्रोक्योरमेंट होना, इसके लिए सब इंतज़ाम कर चुके हैं। और हमारा स्टेट एजेंसीज और एफसीआई और सीडब्ल्यूसी साथ मिलके इस काम को सफलता करवाएंगे। फ्यूचर का प्लान जो है, इस बार तो हमारा 6 महीने तो पैडी में ही चले जाएगा, चावल और पैडी। हाँ, अगले गेहूं के सीज़न के लिए भी तैयारी करेंगे हम, वो जो अप्रैल मई में आएगा। हाँ। लगभग 100 लाख टन भंडारण की हमारे पास व्यवस्था है, जिसमें किसी भी समय 50 से 60 लाख टन अनाज, फूड ग्रेन, गेहूं, चावल, दाल, स्टेट सिविल सप्लाई कॉरपोरेशन का, नेफेड का, एफसीआई का, सेंट्रल पुल स्टॉक हम लोग रख रहे हैं। इसके अलावा कॉटन कॉरपोरेशन इंडिया कॉटन बेल्स प्रोक्योर करता है और उसकी भी व्यवस्था हमारे पास भंडारण की है। तो आपको जान के खुशी होगी, कृषि जगत में फार्मर्स जो भी प्रोड्यूस कर रहा है, सेंट्रल वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन एक अहम भूमिका अदा कर रहा है उसके स्टोरेज के लिए, प्रिजर्वेशन के लिए, एंड समय पर जब भी आवश्यकता होती है उसको वितरण प्रणाली में जाना है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में जाना है, शॉप पे जाना है, या अभी प्रधानमंत्री जी ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना में वितरण के लिए कहा है, या
आत्मनिर्भर भारत के क्रम में जो योजनाएं आ रही हैं उसमें जो फूड ग्रेन का डिस्ट्रीब्यूशन होना है, इन सबों को हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि समय पर वितरित कर पाएँ। लेकिन इस क्रम में बहुत ध्यान रखने की आवश्यकता हम लोग के है कि हम अनाज का कोई भी किसी भी प्रकार का लॉस नहीं हो पाए, या उसमें चूहे या दीमक या किसी भी प्रकार के कीड़े की वजह से उसका नुकसान न हो पाए। तो हमारे पास इसके लिए टेक्निकल स्टाफ हैं जो कि रखरखाव करते हैं, हमारे पास उसके लिए सुपरवाइज़र्स हैं जो कि इसकी सारी देखभाल रखते हैं। हम लोगों ने इसी के क्रम में आज की डेट में बहुत सारे ई गवर्नेंस के टूल, वेयर हाउस मैनेजमेंट सिस्टम, ई ऑफिस, तमाम तरीके लगाए हुए हैं जिससे कि ये पता चलता है कि कब किस वेयर हाउस में किस प्रकार का सामान रखा हुआ है, और बिना कागज़ के आदान प्रदान किए भी पूरे देश में हम इस कोविड काल में भी 100% काम कर पाए हैं बिना किसी व्यवधान के। कोविड काल में 420 भंडार गृहों में निरंतर काम चलता रहा। 150 लाख मीट्रिक टन का अनाज का वितरण किया गया। इस दौरान भारत सरकार की योजनाओं के तहत अनाज का वितरण करने में किसी भी प्रकार की समस्या नहीं आई। कोविड काल में जरूरतमंद लोगों तक अनाज के पहुंचने में निगम की बड़ी भूमिका रही। लॉकडाउन के दौरान केंद्रीय भंडारण निगम ने अपनी भूमिका और उत्तरदायित्वों को बखूबी निभाया है। कोविड काल में केंद्रीय भंडारण निगम के 420 भंडार गृहों में निरंतर काम चलता रहा। पीडीएस ट्रांजैक्शंस जो हमने किए हैं, लगभग 150 लाख मीट्रिक टन का अनाज जो है इसका वितरण हुआ है। और हमने ये भी सुनिश्चित किया है कि भारत सरकार के जितने भी योजनाएं हैं, जैसे प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, उसके तहत हमने अनाज का वितरण किया है। और इसके अलावा केंद्रीय भंडारण निगम ने कॉटन बेल्स का जो प्रोक्यूरमेंट सीसीआई ने किया है, भारी मात्रा में 109 लाख बेल्स उन्होंने जो परचेज़ किया था, उसमें से 68 लाख जो बेल हैं वो हमारे CWC वेयरहाउसेस में ही स्टोर किया गया है। ये भी कोविड काल में एक वो नया कीर्तिमान है। स्टोरेज लॉसेस की बात हमेशा आती रहती है कि स्टोरेज लॉस ज़्यादा होते हैं, जबकि सेंट्रल वेयर हाउसिंग कॉर्पोरेशन इसका ख्याल रखता है कि जो ऑथराइज नॉर्म्स हैं उसके अंदर ही रखा जाए स्टोरेज लॉस को। और इसके अलावा टेक्निकल डिवीज़न जो हमारा डिवीज़न है, इंस्पेक्शंस देखता है सारे वेयर हाउसेज़ का, जो मेरे करीब 400 प्लस वेयर हाउसेज़ हैं देश में। उसके अलावा क्वालिटी कंट्रोल इंश्योर करता है। उसके अलावा रिसर्च एंड डेवलपमेंट वर्क हम करते रहते हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। वो ऐसे कि कैसे स्टोरेज लॉसेस मिनिमाइज़ हो सकते हैं, लेटेस्ट इक्विपमेंट क्या यूज़ कर सकते हैं, लेटेस्ट केमिकल क्या यूज़ कर सकते हैं, ऐसे केमिकल क्या यूज़ कर सकते हैं जिससे कि हमारे एनवायरनमेंट को क्षति ना पहुँचे। तो ऐसे हमारे कुछ R&D भी चलते रहते हैं। जो महत्वपूर्ण रणनीतिक परियोजनाएं हम बनाते हैं उनके लिए हम कुछ लक्ष्य निर्धारित करते हैं, और आने वाले 5 सालों में निगम क्या क्या लक्ष्य प्राप्त करेगा और किन दिशाओं में बढ़ेगा, उनमें से कुछ जो महत्वपूर्ण हैं मैं वो अभी आप लोगों के साथ साझा करूँगा। सबसे पहले तो आने वाले 5 वर्षों के लिए निगम ने एक लक्ष्य रखा है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा वेयर हाउस और साइलोज़ बनाएं, जिनमें हमने महत्वपूर्ण हमारा ये है कि आने वाले 5 सालों में तकरीबन 5 लाख मीट्रिक टन अतिरिक्त गोदाम बनाए जाएंगे। इन लक्ष्यों को हम साल दर साल मापते भी हैं और जहां ज़रूरत पड़ती है उन लक्ष्यों में थोड़ी वृद्धि भी कर देते हैं। इसके अलावा निगम ने अपना आने वाले 5 सालों में अर्थात 24-25 के लिए अभी पिछले साल हमने 1727 करोड़ रुपए का टर्नओवर प्राप्त किया था, और 24-25 के लिए हमारा लक्ष्य है कि हम तकरीबन 2300 करोड़ रुपए का लक्ष्य प्राप्त करें। खाद्यान्न का रखरखाव कैसे किया जाता है और क्या समस्याएं आती है, इस दौरान खाद्यान्न की सुरक्षा के लिए क्या कदम उठाए जाते हैं, आइए जानते हैं। हमने डिजिटल माध्यम जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का डिजिटल इंडिया के साथ अलाइन प्रोजेक्ट था और मिशन मोड प्रोजेक्ट था, उसके तहत हमने
CWC की जो कार्य प्रणाली है उसको पूरी तरह से डिजिटाइज किया है। 25 मार्च से, इनफैक्ट उससे पहले से ही हमने तैयारी शुरू कर दी थी, लेकिन कोरोना के कारण, क्योंकि हम पहले से तैयार थे, हमने 25 मार्च से पूरा पेपरलेस ऑफिस का कॉन्सेप्ट हमने स्टार्ट किया है। जो कोविड के टाइम हम लोगों ने 20,000 मीट्रिक टन नए गोदाम बना के हैंडओवर करे, जो कि अब फूड ग्रेन के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं। और हमारा 2021 का जो लक्ष्य है वो 1,42,000 मीट्रिक टन कैपेसिटी बनाना है। कोविड-19 के परिस्थितियों के बावजूद इस बार हमने अपने वार्षिक लेखा वित्तीय वर्ष 2019-2020 के लिए समय पर 30 सितंबर की जो तारीख होती है उससे पहले ही समाप्त किए हैं। और इस बार हमने रिकॉर्ड इनकम और रिकॉर्ड लाभ प्राप्त किया है। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आइए देखते हैं हमारा अगला सेगमेंट, हमारा पशुधन। आपने तो सुना ही होगा कि गहरे पानी बैठने से ही मोती मिलता है, लेकिन अब समय बदल चुका है और मोती पाने के लिए आपको समुद्र में गोता लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, बल्कि आप खुद ही बस एक प्रशिक्षण लेकर और बहुत ही कम लागत में सीप पालन शुरू कर सकते हैं और मोतियों के व्यवसाय से अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं। तो आइए विस्तार से जानते हैं सीप पालन के बारे में। मोती शुरू से ही सजने संवरने और सजावट के लिए प्रयोग किए जाते हैं। पहले सिर्फ प्राकृतिक रूप से मिलने वाले मोतियों का इस्तेमाल किया जाता था, लेकिन बदलते दौर में मांग को देखते हुए मोतियों का उत्पादन किया जा रहा है। ये इतना सरल और सस्ता है कि किसान इसे आसानी से शुरू कर सकते हैं। सीप पालन के लिए सबसे जरूरी प्रशिक्षण लेना है। कई संस्थानों में सरकार के द्वारा निःशुल्क प्रशिक्षण भी दिया जाता है। इसके अलावा जिले के मत्स्य विभाग से भी जानकारी ली जा सकती है। इसे शुरू करने के लिए सरकारी संस्थानों से या फिर मछुआरों से सीप खरीदकर पालन शुरू किया जा सकता है। सीपों को खुले पानी में 2 दिन के लिए रखते हैं। धूप और हवा लगने के बाद सीप का कवच और मांसपेशियां ढीली हो जाती हैं। मांसपेशियां ढीली होने के बाद सीप की सर्जरी कर सीप के अंदर सांचा डाल दें। किसान चाहे तो सामान्य मोतियों का भी उत्पादन कर सकते हैं। मोती बनते समय सांचा जब सीप को चुभता है तो वह उस पर अपने अंदर से निकलने वाला एक पदार्थ छोड़ता है जो मोती में बदल जाता है। मोतियों की बाजार में अच्छी मांग होने के कारण इससे बेहतर मुनाफा लिया जा सकता है। किसान मछली पालन के साथ साथ भी सीप पालन कर सकते हैं। इसके लिए जिस तालाब में मछली पालन किया जा रहा है वहां बांस गाड़कर और दोनों ओर से रस्सी बांधकर उस रस्सी में सीप को लटकाया जाता है और करीब 8 से 10 माह में सीप मिल जाते हैं। सीप के साथ ही मछली पालन भी चलता रहता है और इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि सीप और मछली पालन में अलग से कोई विशेष तैयारी नहीं करनी होती है। कम जगह में अधिक आय संभव। सीप पालन में काफी आसान। इसे शुरू करने में लागत कम आती है। मछली के साथ सीप पालन कर सकते हैं। सीप पालन के लिए तालाब में 5 से 6 फीट पानी होना चाहिए। इस तालाब में सबसे पहले चूना डाला जाता है। इसके बाद खाद डाली जाती है जिसमें गोबर की या सूकर की खाद इस्तेमाल की जा सकती है। इसके अलावा यूरिया भी डालें। साथ ही इस बात का ध्यान रखें कि उचित मात्रा में पादप प्लावक होने चाहिए। इस तरह छोटे तालाबों में करीब 30 से 35 हजार सीप पाले जा सकते हैं।
सीपियों के प्रकार लेमिनेनिस मार्जिलेनिस, लेमिनेनिस कोरियानस, पाइरेसिया। सीप पालन के लिए सबसे अनुकूल मौसम शरद ऋतु यानी अक्टूबर से दिसंबर तक का समय माना जाता है। कम से कम 10 गुना 10 फीट या बड़े आकार के तालाब में सीप पालन किया जा सकता है। सीप में छोटी सी शल्य क्रिया के बाद इसके भीतर 4 से 6 मिलीमीटर व्यास वाले साधारण या आकर्षक आकृति के मोती तैयार किए जा सकते हैं। शल्य क्रिया के बाद सीप को बंद कर दिया जाता है। इन सीपों को नायलॉन बैग में 10 दिनों तक एंटीबायोटिक और प्राकृतिक चारे पर रखा जाता है। अब इन सीपों को तालाबों में डाल दिया जाता है। इसके लिए इन्हें नायलॉन बैगों में रखकर 2 सीप प्रति बैग बांस या बोतल के सहारे लटका दिया जाता है और तालाब में 1 मीटर की गहराई पर छोड़ दिया जाता है। प्रति हेक्टेयर 20,000 से 30,000 सीप की दर से इनका पालन किया जा सकता है। अंदर से निकलने वाला पदार्थ बीड के चारों ओर जमने लगता है, जो अंत में मोती का रूप लेता है। करीब 10 महीने बाद सीप को खोलकर मोती निकाल लिया जाता है। इस व्यवसाय को कम कीमत में आसानी से शुरू किया जा सकता है। आमतौर पर एक सीप लगभग 20 से 30 रुपए की आती है। वहीं बाजार में 1 मिलीमीटर से 20 मिलीमीटर सीप के मोती का दाम करीब 300 रुपए से लेकर 1500 रुपए होता है। इसके अलावा मोतियों का निर्यात कर काफी अच्छा मुनाफा कमाया जा सकता है। सीप से मोती निकाल लेने के बाद सीप को भी बाजार में बेचा जा सकता है। सीप से कई तरह के सजावटी सामान तैयार किए जाते हैं। इसके अलावा सीपों से नदी और तालाबों के जल का शुद्धिकरण भी होता रहता है, जिससे जल प्रदूषण की समस्या से काफी हद तक निपटा जा सकता है। बेहतर उत्पादन के लिए सबसे जरूरी संबंधित विषय में जानकारी का होना है। इसके लिए किसानों को चाहिए कि वे सीप पालन शुरू करने से पहले प्रशिक्षण लें। सरकारी संस्थान ग्रामीण नवयुवकों, किसानों व छात्र छात्राओं को मोती उत्पादन पर तकनीकी प्रशिक्षण देते हैं। इसके अलावा कृषि विज्ञान केंद्रों और किसान हेल्पलाइन से भी मोती उत्पादन पर तकनीकी प्रशिक्षण लिया जा सकता है। पशुओं से अधिक उत्पादन प्राप्त करने के लिए जरूरी है मौसम के अनुसार उचित पशु प्रबंधन। तो आइए देखते हैं क्या कहता है अक्टूबर माह का पशुपालक कैलेंडर। पशुपालक कैलेंडर अक्टूबर माह में ध्यान देने वाली बातें। इस माह में सर्दी का मौसम शुरू हो जाता है, अतः पशुओं को सर्दी से बचाव का उचित प्रबंध करें। मुंहपका, खुरपका रोग, गला घोंटू रोग या फड़किया रोग के टीके यदि अभी भी नहीं लगवाए हों तो कृपया समय रहते टीके लगवा लें। अधिक चारा लेने के लिए बरसीम फसल की उन्नत किस्मों की बिजाई इस माह अवश्य कर लें। भेड़ के शरीर को ऊन कतरने के 21 दिन बाद बाहरी परिजीवी से बचाने के लिए कीटाणुनाशक घोल से भिगोएं। परजीवी और कृमि नाशक दवा देने का उपयुक्त समय है। इसी के साथ कार्यक्रम गांव किसान में वक्त है एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद देखेंगे कामयाब किसान की दास्तान। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। बीमारियों से कैसे बचेगी फसल? मवेशियों की मुश्किलों का क्या है हल? कहां से लाएं बीज, कितनी लगेगी खाद? किसानों के हर फोन का विशेषज्ञ देंगे जवाब। देखिए हेलो किसान लाइव सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे।
ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं कार्यक्रम गांव किसान और आज कामयाब किसान की दास्तान में हम आपको मिलवाने जा रहे हैं एक अनोखी सफल किसान से, जो कि दरअसल पेशे से एक शिक्षिका हैं। जी हाँ, डॉक्टर नीरजा। इन्होंने भोजन के जरिए हमारे शरीर में पहुंचने वाले रसायन और उसके दुष्प्रभावों को समझा और इसलिए खुद ही फल एवं सब्जियां उगाने की ठान ली। और आज इनके किचन गार्डन में जैविक तरीके से उगाए जाने वाली कई किस्मों की सब्जियां, फल एवं मसाले लहलहा रहे हैं। तो आइए रुख करते हैं डॉक्टर नीरजा के किचन गार्डन का। बाजार में मिलने वाली साग सब्जियों में कितना पोषण छुपा है और कितना रसायन, ये बात छुपी नहीं है। खेती के लिए रसायनों के इस्तेमाल ने लोगों को जितना परेशान किया है उतना ही जागरूक भी। यही वजह है लोग अब अपने घर के आंगन में, छतों पर और बालकनी में सब्जियां उगा रहे हैं। ऐसा ही कुछ कर दिखाया मेरठ की डॉक्टर नीरजा ने। पौधों को निखारती और उनकी देखभाल करती ये है डॉक्टर नीरजा। वैसे तो पेशे से ये शिक्षिका है, लेकिन रसायनों के बढ़ते दुष्परिणामों को देखते हुए इन्होंने किचन गार्डन तैयार किया है। इसीलिए अब ये एक किसान भी है। इनके किचन गार्डन में कई प्रकार की सब्जियां, मसाले और फल लगे हुए हैं। वो मानती है कि उनके गार्डन में तैयार होने वाली सब्जियों और बाजार में मिलने वाली सब्जियों के स्वाद में बहुत अंतर है। और हो भी क्यों ना, नीरजा अपनी सब्जियां जैविक तरीके से जो उगाती हैं। इनके बगीचे में काला अमरूद और आंवला भी लगा हुआ है, जो कि विटामिन सी से भरपूर होता है। उनके बाग में आम और नींबू की उम्दा किस्में लगी हुई हैं। नीरजा बगीचे में तैयार होने वाले मसाले ही इस्तेमाल करती हैं और उनकी उगाई हल्दी की एक बार की फसल से पूरे साल पूर्ति होती रहती है। मैं पेशे से शिक्षिका हूँ और अपने समय का सदुपयोग करने के लिए मैंने एक छोटा सा अपना किचन गार्डन तैयार किया है। क्योंकि आजकल मैं देखती हूँ टीवी में, अखबार में, सब जगह केमिकल्स का प्रयोग हो रहा है। हर कोई स्त्री ये चाहती है कि उसका घर, उसका परिवार शुद्ध खाए और स्वस्थ रहे, और इसीलिए मैंने ये छोटा सा किचन गार्डन तैयार किया है। और इसमें मैंने विभिन्न प्रकार के मसाले, फल, सब्जियां और बहुत सारी ऐसी चीज़ें लगाने का एक प्रयास किया है, जिससे कि मेरा परिवार इसको खाकर एकदम स्वस्थ रहे। ये देखिए, ये है पालक। ये मैंने 3 महीने पहले लगाया था और 3 महीने पहले लगाकर मैं इसको 3 महीने से खा भी रही हूँ। बहुत जल्दी से ये हो जाता है। ये देखिए, ये है काला अमरूद। वैसे तो सभी ने हरे अमरूद तो सभी ने देखे हैं, परंतु काला अमरूद देखना एक विशेष बात है। और ये इसके बारे में मैं आपको बताना चाहूँगी कि आयरन का ये मुख्य स्रोत है। आयरन इससे प्रचुर मात्रा में हमको मिलता है। ये देखिए, पीछे आंवले का पेड़ है। आप सभी ये जानते हैं कि अमरूद और आंवला विटामिन सी का एक मुख्य स्रोत है। विटामिन सी इससे प्राप्त होती है। कि यहाँ पर ये आम का है छोटा सा पौधा। अब जो है आम का एक विशाल वृक्ष होता है, परंतु अब वैज्ञानिकों ने बहुत सारी ऐसी प्रजातियाँ विकसित कर ली हैं जिसकी वजह से हम उसको अपने गमले में या अपने छोटे से जो भूमि का टुकड़ा है वहाँ भी हम उसको लगा सकते हैं। जैसे ये है आम्रपाली, एक प्रजाति है आम की। और गर्मियों में आम हो और नींबू भी लगाया हुआ है मैंने, नींबू हो। ये दोनों ही चीज़ें बहुत ही काम की हैं। मेरा जो ये बगीचा है उसमें मैंने अपना जो ज़मीन है उसका पूरा उपयोग किया है। यहाँ पर जो ये आप देख रहे हैं गुड़ाई किया हुआ जो टुकड़ा है, यहाँ पर मैंने हल्दी उगाई हुई है, जिसको कि अब मैंने खोद कर निकाल ली, जो कि अब पूरी तैयार हो चुकी है। और अब मैं इसको अपने प्रयोग के लिए इसको मैंने उबाल कर और फिर इसको पीस कर मैं इसका प्रयोग करूँगी, जो कि मेरे साल भर और अधिक समय तक मेरे काम आ सकेगा। इन पौधों के अलावा इनके गार्डन में खूबसूरत गुलाब भी मुस्कुरा रहे हैं। वो मानती है कि बाकी लोगों को भी इस तरह के किचन गार्डन तैयार करने चाहिए, जो आपको सेहत तो देंगे ही, साथ ही सुकून भी देंगे। ये देखिए, ये है गुलाब का एक छोटा सा पौधा। और जहाँ तक बात हुई मेवे, फल, सब्जियाँ, ये तो सब हैं ही, परंतु यदि फूल ना हो
तो बगीचे की जो शान है वो अधूरी है। कि ये देखिए मैंने ये इलायची लगाई हुई है, इलायची जो है मसालों में आती है। और ये क्या है, ये देखिए ये हमारा है जो हमारे किचन का राजा है, जो हमारी रसोई का राजा है, वो क्या है, ये है तेज पत्ता। मतलब सब्जी में, पुलाव में अगर आप तेज पत्ता ना डालें तो क्या स्वाद उसका। अभी मैंने फल, सब्जियों और मसालों की बात करी, अब मैं आपको बताऊंगी मेवे। देखिए मैंने अपने इस छोटे से बगीचे में बादाम जैसा मेवा भी उगाया है, जो कि मस्तिष्क के लिए बहुत ही अच्छा काम करता है, आपकी याददाश्त तेज होती है। ये है अंजीर। अंजीर के विषय में आप सभी जानते होंगे, अंजीर हमारे पेट के लिए एक वरदान है। छोटे से बगीचे में मैंने मौसमी भी लगाई हुई, मैंने अमरूद भी लगाया हुआ है। ये सभी चीज़ें आपको भी लगानी चाहिए, यही मैं कहना चाहूँगी। इसी के साथ कार्यक्रम गांव किसान की आज की कड़ी में बस इतना ही। हमें उम्मीद है कि आज की कड़ी में जो जानकारियां आपको मिली है वो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार।